हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए दृष्टि के वीकली करंट अफेयर को हम देखते हैं। जुलाई के सेकंड वीक का करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नैनो पार्टिकल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैनो पार्टिकल के संबंध में कुछ कथन दिए हुए गए हैं। इनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इनका उपयोग स्क्रैच प्रूफ चश्मे, दरार रोधी पेंट, दीवारों के लिए एंटी भित्ति चित्र कोटिंग्स और दाग प्रतिरोधी कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। वहीं धूल के बादलों के निर्माण, ओजोन क्षरण और पर्यावरण हाइड्रोक्सिल रेडिकल सांद्रता के लिए जिम्मेदार हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है। 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। नैनो पार्टिकल्स का आकार 1 से 100 तक होता है नैनोमीटर में। ठीक है, दाग प्रतिरोधी कपड़ों के लिए, चश्मों के लिए, जैसे स्क्रैच प्रूफ चश्मे और दरार रोधी पेंट के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका जो है निर्माण ओजोन परत क्षरण और बादलों के निर्माण, ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण में हाइड्रोक्सिल रेडिकल सांद्रता और समताप मंडल में तापमान में परिवर्तन के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो ये सब सही हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा, क्या नाम था, ग्रोएनस। तो ग्रोएनस को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। नाम याद रखिएगा, ग्रोएनस। समुद्र तट से समुद्र तक फैली हुई निचली लकड़ी या कंक्रीट की संरचनाएं, पनडुब्बी यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पानी के नीचे की सुरंगें, दूरस्थ आकाशगंगाओं का अवलोकन करने के लिए अंतरिक्ष आधारित दूरबीनें या मौसम की निगरानी के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला प्लव। तो किसके रूप में परिभाषित किया गया है ग्रोएनस को। समुद्र तट से समुद्र तक फैली हुई निचली लकड़ी या कंक्रीट की संरचनाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है। किसको, ग्रोएनस को इससे परिभाषित किया जाता है। ग्रोएनस क्या है, लकड़ी या कंक्रीट से बनी निचली संरचनाएं हैं जो कि समुद्र तट से समुद्र में दूर स्थित, समुद्र से थोड़ा सा अंदर तक स्थित होती है। ठीक है, इन्हें तलछट को रोकने, तरंग ऊर्जा को नष्ट करने और तटीय बहाव के माध्यम से तलछट को समुद्र तट से दूर स्थानांतरित होने से रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। दीर्घ तटीय लाग्नशोर बहाव तब होता है जब प्रचलित पवनें लहरों को तट के एक ऐसे कोण पर पहुंचती हैं जो समुद्र तक तलछट को प्रवाहित करती हैं। ग्रोएनस तट पर कटाव या क्षरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं तथा उनमें पारगम या अपारगम दोनों हो सकते हैं। पारगम ग्रोएनस तटीय बहाव के साथ गाद को गुजरने की अनुमति देते हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी। क्वेश्चन 3 है, कॉग्निटिव टेस्ट के संबंधित में कुछ विवरण दिया गया है, पढ़िए। यह एक ऐसा मूल्यांकन है जिससे किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका उपयोग संज्ञानात्मक हानि या डिमेंशिया, मनोभ्रंश जैसी स्थितियों को निदान के लिए किया जा सकता है। मॉन्ट्रियल संज्ञानात्मक मूल्यांकन MOCA में शब्दों को याद रखना, वस्तुओं का नाम बताना और आकृतियों को देखकर इनकी प्रति को बनाना जैसे कार्य शामिल हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या सभी 3। तो इसमें से सभी 3 सही हैं। ठीक है, आइए इसका जो विश्लेषण है देखेंगे। कॉग्निटिव टेस्ट में जो है मनुष्य के मानसिक प्रकार और मस्तिष्क द्वारा विचारों को संसाधित करने का मूल्यांकन करता है। इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं तथा सरल कार्य करवाकर उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर मनुष्य के संज्ञानात्मक हानि, डिमेंशिया या सूडो डिमेंशिया का निदान किया जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में संज्ञानात्मक सुधार आता है। मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट में शब्दों का याद रखना, वस्तुओं का नाम बदलना, आकृतियों को देखकर उनकी प्रति बनाना जैसे कार्य शामिल होते हैं। तो ये तीनों इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन BOP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देश का भुगतान संतुलन किसी विशेष अवधि में देश में प्रवाहित होने वाले सभी धन और शेष विश्व में धन के बहिर्वाह के बीच अंतर होता है।
भुगतान संतुलन घाटा तब होता है जब किसी देश के निर्यात सेवाओं और निवेश में होने वाली आय उसके आयात तथा बाह्य दायित्वों पर होने वाली व्यय से अधिक होता है। भुगतान देखिए, निर्यात अगर जो है आयात से अधिक है तो इसको कह रहा है भुगतान संतुलन घाटा, तो ये गलत हो गया ना। भुगतान संतुलन में चालू खाते में वस्तुओं पर व्यापार, ऋण और विदेशी निवेश शामिल होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? 1 और 2, 2 और 3, 2 और केवल 3। तो इसमें से जो है 2 और 3 सही नहीं है। आइए विश्लेषण देखेंगे। किसी देश का भुगतान संतुलन किसी विशेष अवधि में देश से प्रवाहित होने वाले सभी धन और शेष विश्व में धन के बहिर्वाह के बीच जो है अंतर है। ठीक है, भुगतान संतुलन घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात और बाहरी दायित्वों का व्यय तथा निर्यात सेवाओं तथा निवेश में होने वाली आय से अधिक होता है, तब होता है भुगतान घाटा। तो दूसरा हो गया गलत, है ना। और चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है, जबकि पूंजी खाता आर्थिक आधार पर स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII जैसे निवेशों को दर्शाता है। इसमें वाणिज्यिक उधार, बैंकिंग, निवेश, ऋण तथा युवा पूंजी प्रवाह जैसे कारक शामिल होते हैं। तो आपका तीसरा भी हो जाएगा गलत। तो केवल फर्स्ट सही है, 2, 3 गलत है। क्वेश्चन 5 देखा जाएगा। वीरता पुरस्कारों के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की गई, बात सही है। अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का नाम बदलकर बाद में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया, ये भी सही है। इसकी घोषणा वर्ष में 3 बार की जाती है, गलत है, 2 बार की जाती है। तो इसमें से कह रहा है कि कितने सही हैं, तो 2 सही हैं। ठीक है, कितने? 2 सही हैं, पहला और दूसरा सही है। विश्लेषण देखेंगे तो ऊपर के 2 सही ही हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद परमवीर चक्र, महावीर और वीर चक्र का जो सरकार ने चालू किया 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। ठीक है, 1967 में अशोक चक्र चलाया गया। ठीक है, 4 जनवरी 1952 में अशोक चक्र श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 में चलाया गया और 19 जनवरी 1967 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। 52 में चलाया गया था, नाम बदला गया 67 में, याद रखिएगा। वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1922 में बंगाली पत्रिका बंगवाड़ी और 1940 में द नेशनलिस्ट की शुरुआत की, बात सही है। इन्होंने जवाहरलाल प्रधानमंत्री जब थे तो उनके कैबिनेट में खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया, ये गलत है। तो कह रहा है सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, बाकी पहला सही है। आइए विश्लेषण देखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो 1901 में कलकत्ता में बंगाली ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, 1922 में इन्होंने बंगवाड़ी और 1940 में द नेशनलिस्ट पत्रिका की शुरुआत की। भारतीय राजनीतिक, बैरिस्टर और शिक्षाविद के रूप में इन्होंने कार्य किया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय में ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने। 1934 से 33 वर्ष की आयु में 1934 में 33 वर्ष की आयु हो गई थी इनकी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे युवा कुलपति के रूप में भी कार्य किया था। वर्ष 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि उन्हें हिंदू बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने से रोका जा सके। उन्होंने 1947 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी द्वारा एकीकृत लेकिन स्वतंत्र बंगाल के लिए किए गए असफल प्रयास का भी विरोध किया था। उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी चलाई थी जो आजकल बीजेपी पार्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन बीजेपी है। 1953 में कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के खिलाफ प्रदर्शन इन्होंने किया था और जो 2 झंडे बनाए गए थे, कश्मीर का अलग भारत का अलग, उसका इन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। भारतीय चिकित्सा
परिषद EMCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1934 में चिकित्सा में उच्च योग्यता के लिए एक समान मानक निर्धारित करने और भारत एवं विदेशों में चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने हेतु किया गया था। बात सही है। इसे वर्ष 2019 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये दोनों सही हो गए। आइए विश्लेषण देखेंगे। तो EMCI की स्थापना 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत में चिकित्सा एवं उच्च योग्यता के समान मानकों की स्थापना तथा चिकित्सा योग्यता के मान्यता प्रदान करना था। EMCI का स्थान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने ले लिया। 8 अगस्त 2019 को अस्तित्व में आया था। तो ये आपके दोनों कथन हो गए सही। क्वेश्चन 8 है, भारत में गिग वर्कर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में भारत में गिग वर्कर्स को परिभाषित किया गया है। बात सही है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन एवं वेतन का प्रावधान करती है। ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक भारत में गिग वर्कर्स के लिए चालू कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। ये भी गलत है, क्योंकि पहला राज्य कौन है? राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन है? कर्नाटक है। तो इसमें से कह रहा है कि सही बताइए कौन सा है। तो केवल सही एक है और बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की परिभाषा के अनुसार गिग वर्कर्स वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य करता है या गिग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। पारिश्रमिक संहिता 2019, वहाँ पे क्या किया दिया गया था? 2020। और ये पारिश्रमिक संहिता 2019 गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन एवं न्यूनतम वेतन प्रदान करती है। कर्नाटक दूसरा है तथा राजस्थान फर्स्ट राज्य है जिसने गिग वर्कर्स विधेयक चालू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिमंडलीय समिति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। इसकी समिति संविधान से इतर है। बात सही है। इसका गठन संविधान के सदनों में सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। ये भी कौन है? गलत है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। मंत्रिमंडलीय समितियां संविधान की तरह होती हैं। संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। सही हो गया। इसे जो है इसे समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, न कि सभापति और अध्यक्ष द्वारा। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, न कि वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में बायोस्फीयर रिजर्व योजना शुरू की थी। यह यूनेस्को MAB कार्यक्रम द्वारा निर्देशित है। केंद्र सरकार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है, जिसे बाद में केंद्रीय MAB समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बताइए कौन से सही हैं? केवल एक, 2 या 3, 1 और 3 या केवल 2। तो इसमें से आपका सही है केवल 2। आइए विश्लेषण देखते हैं इसका। वहाँ पर दिया है 1972, जबकि 1986 भारत सरकार के वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व योजना शुरू की थी। यह यूनेस्को MAB कार्यक्रम द्वारा निर्धारित है, क्योंकि भारत MAB द्वारा समर्थित परिदृश्य दृष्टिकोण का हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो दूसरा सही है। राज्य सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य तैयार किया जाता है। वहाँ पर केंद्र सरकार दिया हुआ है, इसलिए वो तीसरा कथन भी गलत है। ठीक है, तो दूसरा सही हो गया, बाकी पहला और तीसरा गलत है। अगर आपको सही लग रहा हो क्विज तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे दूसरे क्विज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।